Hello guys, today we will study about the persistent mood disorders. Persistent mood disorders के अंदर दो क्लासिफिकेशन होती है, पहली साइक्लोथमिया एंड सेकंड डिस्थीमिया। तो सबसे पहले हम साइक्लोथमिया को डिस्कस करते हैं। साइक्लोथमिया में क्या होता है कि पेशेंट को दोनों ही मिल्ड डिप्रेशन के साथ साथ हाइपोमेनिया दोनों के शॉर्ट पीरियड्स आते हैं अल्टरनेटिंग लेवल पे। पहले पेशेंट को डिप्रेशन होता है, उसके साथ साथ ही पेशेंट हाइपोमेनिया में जाता है। जो डिप्रेसिव और हाइपोमेनिक फेजेस होते हैं वो जनरली शॉर्टर होते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर से लेस सीवियर होते हैं। इसके बाद आती है इसकी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में सबसे मेन रोल होता है जेनेटिक फैक्टर्स का। अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है बाइपोलर डिसऑर्डर की तो वो ज़्यादा प्रोन है साइक्लोथमिया की। किसी पेशेंट को मेजर डिप्रेशन हो, पहले सब्सटेंस एब्यूज़ हो। थर्ड वन इज़ क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके दो हैं, जैसे पेशेंट को हाइपोमेनिया और डिप्रेशन ऐसे ही। तो पहले हाइपोमेनिक फेज़ आता है। हाइपोमेनिक फेज़ में क्या होता है कि पेशेंट इंसोमानिया फील करता है, हाइपर एक्टिव रहता है, इरिटेबल रहता है और अग्रेसिव रहता है। उसकी सेल्फ इस्टीम के बहुत ज़्यादा होती है, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। आगे है डिप्रेसिव। डिप्रेसिव में क्या होता है, पेशेंट हाइपरसोमानिया में चला जाता है, पेशेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, उसे रात भी नींद नहीं आती, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी फील करता है, डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, सोशल विथड्रॉल, किसी से बात ही नहीं करता, सुसाइड के थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज्ड लिबिडो। उसके बाद आता है इसका डायग्नोसिस। तो ICD-10 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इसको डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइक्लोथमिक डिसऑर्डर को जो भी फिजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स मिमिकिंग कर रहे हैं उनको रूल आउट करते हैं। जैसे मूड डिसऑर्डर्स हो गए, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में लिथियम दे सकते हैं हम, कार्बामाज़ेपाइन, वेलप्रोइक एसिड, वर्पेमिल, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी एंड अलोंग विद इट वी कैन ऑल्सो गिव फैमिली थेरेपी। सेकेंड वन इज़ डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया में क्या होता है कि पेशेंट को मिल्ड डिप्रेशन रहता है जो कि एटलीस्ट 2 साल तक रहेगा एडल्ट्स में, और इन केस बच्चे हैं तो वो डिप्रेशन 1 साल तक रहता है। ये वीमेन में ट्वाइस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन, और सबसे ज़्यादा ये पुअर और अनमैरिड पर्सन में होता है। इसकी इटियोलॉजी में क्या होता है कि जो सेरोटिन लेवल हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, वो बिलो नॉर्मल लेवल आ जाते हैं, और इसकी वल्नरेबिलिटी तब इंक्रीज़ होती है जब मल्टीपल स्ट्रेसर्स होते हैं एक पेशेंट के अंदर, और वो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स कंबाइन हो जाती हैं जब पेशेंट को कोप अप करना नहीं आता। यानी कि इसकी वल्नरेबिलिटी तब इंक्रीज़ होती है जब मल्टीपल स्ट्रेसर्स प्रेजेंट हो और पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो पेशेंट, और उसके साथ साथ ही इंडिविजुअल कोप अप ना कर पाए, वो उसकी इनएडिक्वेसी हो। इसके बाद आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजी सिम्टम्स में क्या रहता है, पेशेंट कॉन्स्टेंट सैड रहेगा और एंक्शस रहेगा, पेशेंट बिल्कुल एम्प्टी माइंड रहेगा, उसके मन में कुछ नहीं रहेगा। एक्सेसिव क्राइंग, पेशेंट को गिल्ट फील होती है और होपलेसनेस फील होती है। फिजियोलॉजिक सिम्टम्स में क्या होते हैं कि पेशेंट का वेट डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उसकी एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, एनोरेक्सिया। स्लीप डिफ़िकल्टीज होती है पेशेंट को, जो उसका एनर्जी लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। इस रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल के बेसिस पे हम डिप्रेशन को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होता है सोमैटिक डिप्रेशन। सोमैटिक मीन्स जो एक इंडिविजुअल के अंदर ही बिल्ड हुआ है, और सेकंड वन इज़ न्यूरोटिक डिप्रेशन। इस टेबल की हेल्प से हम सोमैटिक डिप्रेशन और न्यूरोटिक डिप्रेशन के अंदर डिफरेंसेस बता सकते हैं। जैसे सोमैटिक डिप्रेशन है, इसका दूसरा नाम होता है मेलेंकोलिया, और सोमैटिक डिप्रेशन को एंडोजीनियस डिप्रेशन भी बोलते हैं। सोमैटिक जैसे नेम सुजेस्ट करता है, मतलब जो इसके फैक्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअल के विद इन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो न्यूरोटिक डिप्रेशन है वो स्ट्रेसफुल इवेंट से ट्रिगर होता है। वो क्या होता है कि जो इंडिविजुअल के विद इन फैक्टर्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से होता है। जो इसकी प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी है वो साइक्लिथमिक भी हो सकती है, डिस्थीमिक भी हो सकती है। पेशेंट को लेट इंसोमानिया होता है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पर्सन होता है। पेशेंट को यूजुअली मॉर्निंग के टाइम पे सैडनेस फील होती है,
वो जब अकेला होता है तभी अच्छा फील करता है। साइकोटिक फीचर्स हैं वो जैसे साइकोमोटर रिटार्डेशन होगी, सुसाइडल टेंडेंसीज होगी, डिल्यूजन्स होंगे, वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसमें रिलैप्सिस ज़्यादा कॉमन है। ट्रीटमेंट के लिए हम ईसीटी और एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी को प्रेफर करते हैं। इंसाइट एब्सेंट होती है। न्यूरोटिक डिप्रेशन में क्या होता है कि स्ट्रेसफुल इवेंट से न्यूरोटिक डिप्रेशन ट्रिगर होता है। जो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है वो एंक्शियस भी हो सकती है, ऑब्सेसिव भी हो सकती है। पेशेंट को रात को सोने में तकलीफ आती है, अर्ली इंसोमानिया होता है। पेशेंट शाम के टाइम पे इवनिंग में सैडनेस फील करता है। जब वो एक ग्रुप के विद इन प्रेजेंट होता है तब उसे अच्छा फील होता है। साइकोमोटर एजिटेशन होती है और उसके अलावा बाकी कोई साइकोटिक फीचर नहीं होता। रिलैप्सिस अनकॉमन होते हैं। साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी के लिए कि हम ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ को प्रेफर करते हैं। इंसाइट प्रेजेंट होती है। क्लिनिकल फीचर्स के बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए हमें क्या होता है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से ऑब्टेन करनी होती है। उसके लिए हमें साइकेट्रिक एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना होता है और ICD-10 क्राइटेरिया के अंदर वो कौन से में जा रही है उससे डायग्नोस करना होता है। उसके बाद आती है इसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ कि हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी बेस्ट रहती है। उसके बाद बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी एंड लास्ट थेरेपी इज़ एंटी डिप्रेसेंट, जैसे SSRIs दे दें या फिर TCA दे दें हम। थैंक यू।